हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। अब देखो, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि मेरे पास है लिथियम कार्बोनेट और दूसरा सॉल्ट मान लो है सोडियम कार्बोनेट। जब मैंने लिथियम कार्बोनेट को हीट किया तो डिकम्पोज कर जाता है Li2O प्लस CO2 गैस में, जबकि सोडियम कार्बोनेट को हीट करने पे वो डिकम्पोज नहीं करता है। इसका मतलब हीट देने पर लिथियम कार्बोनेट तो डिकम्पोज हो गया, लेकिन सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ नहीं। इट मींस थर्मल स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो लिथियम कार्बोनेट थर्मली लेस स्टेबल है और सोडियम कार्बोनेट थर्मली ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट हीट देने पर टूटा नहीं। इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी सोडियम कार्बोनेट की ज्यादा है लिथियम कार्बोनेट से। ये बात समझ में आ रही है? मैं थर्मल स्टेबिलिटी को टीएस लिखूंगा। ठीक है। अच्छा, और जैसे एग्जांपल आप समझो, जैसे मान लो मैंने लिखा बेरिलियम कार्बोनेट। इसको मैंने हीट किया तो ये डिकम्पोज हो गया बेरिलियम ऑक्साइड और CO2 गैस में। सिमिलरली मैंने मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट किया तो डिकम्पोज हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड CO2। सपोज कि बेरियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो है T1, और मैग्नीशियम कार्बोनेट को जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है डिकम्पोज करने के लिए वो है T2। अब मान लो मैं आपसे कहूं कि टेम्परेचर T1 इज लेस देन T2, मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ी और बेरिलियम कार्बोनेट कम टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो गया। इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? थर्मली मैग्नीशियम कार्बोनेट इज मोर स्टेबल देन बेरिलियम कार्बोनेट। तो आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जो कंपाउंड हीट देने पे जितनी आसानी से ब्रेक हो जाए उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक है ना? चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, अब थर्मल स्टेबिलिटी किसी कंपाउंड की कम है या ज्यादा है कैसे पता लगाएंगे? तो समझो आप, थर्मल स्टेबिलिटी पता करने के लिए दो तरीके हैं, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ एनायन यू हैव। पहला, if the anion is polyatomic। पॉलीएटॉमिक एनायंस मतलब जिसमें मोर देन वन एटम्स हो, जैसे सल्फेट हुआ, कार्बोनेट हुआ, बाइकार्बोनेट हुआ, नाइट्रेट हुआ, सल्फाइट हुआ, हाइड्रोक्साइड हुआ, फॉस्फेट हुआ। ये सब क्या है? पॉलीएटॉमिक एनायन है। और दूसरा केस क्या बन जाएगा अगर एनायन कैसा हो? मोनोएटॉमिक हो। इफ द एनायन इज मोनो एटॉमिक। मोनोएटॉमिक एनायन जैसे मान लो ऑक्साइड हुआ, नाइट्राइड हुआ, सल्फाइड हुआ, फॉस्फाइड हुआ, हाइड्राइड हुआ, या फिर हाइलाइड में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी हो। ठीक है ना? तो डिपेंडिंग ऑन द एटॉमिसिटी वी कैन हैव पॉलीएटॉमिक एनायन, या फिर क्या होंगे? मोनोएटॉमिक एनायन होंगे। ठीक है ना? अब ध्यान से, पॉलीएटॉमिक एनायन के केस में जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी सॉल्ट की बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीएटॉमिक एनायन के केस में जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी सॉल्ट की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन की। ठीक है, मैं समझाता हूं कैसे। समझो,
पोलराइजिंग पावर आप समझ रहे होगे। पोलराइजिंग पावर मतलब जो कटायन जितना छोटा होता है और उस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, उस कटायन की पोलराइजिंग पावर क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है। या पढ़ते हो फाजांस रूल में, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मेरे पास है बेरिलियम कार्बोनेट, और मेरे पास मान लो मैग्नीशियम कार्बोनेट है बेटा। दोनों में कार्बोनेट एनायन तो कॉमन है, बना दो कार्बोनेट एनायन। और ये मान लो कार्बोनेट एनायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ठीक है ना। अब चूंकि बेरिलियम आयन की साइज छोटी है, बेरिलियम आयन क्या करेगा, इस कार्बोनेट एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आसानी से अपनी ओर पोलराइज कर लेगा, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आसानी से डिस्टॉर्ट कर लेगा। जो कटायन जितना छोटा होता है, जिसपे चार्ज जितना ज्यादा होता है, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होती है। आप पढ़ते हो फजांस रूल में। तो बेरिलियम being smaller in size than magnesium has more polarizing power than magnesium। और जबकि मैग्नीशियम तो बड़ा कटायन है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये कार्बोनेट को उतने हद तक पोलराइज नहीं कर पाता है। तो अगर उतने हद तक पोलराइज नहीं कर पाया, तो मतलब मैग्नीशियम प्लस टू ऑक्साइड को नहीं खींच पाएगा। जबकि बेरिलियम प्लस टू ऑक्साइड को, कार्बोनेट के ऑक्साइड को आसानी से खींच लिया। इसका मतलब बेरिलियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन आसानी से होगा। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करने पर उतनी आसानी से नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई बेटा। इसका मतलब थर्मली स्टेबल ज्यादा कौन है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्योंकि उसको डिकम्पोज करना मुश्किल है। क्योंकि बेरिलियम कार्बोनेट में बेरिलियम का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो आराम से डिकम्पोज हो जाएगा। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट वेरी क्लियर, ठीक है। और जबकि अगर मैं बात करूं किसकी, मोनोएटॉमिक एनायन में, तो मोनोएटॉमिक एनायन में क्या होगा बेटा, जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैटिस एनर्जी ऑफ सॉल्ट की। और लैटिस एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जितना छोटा होगा, लैटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे मान लो मैंने लिया लिथियम हाइड्राइड, मान लो मैंने लिया लिथियम हाइड्राइड, और मैंने लिया सीजियम हाइड्राइड। तो लिथियम हाइड्राइड में आप देखो बेटा, मान लो ये साइज है लिथियम हाइड्राइड की, और सीजियम हाइड्राइड में देखो साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। लिथियम हाइड्राइड के लिए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आर ये है, जबकि सीजियम हाइड्राइड के लिए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आर ये है। जाहिर सी बात है लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी लिथियम हाइड्राइड की, क्योंकि उसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम है। जब लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी लिथियम हाइड्राइड की ज्यादा होगी। तो बस यही बात आपको ध्यान देनी है कि अगर एनायन पॉलीएटॉमिक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन होगा। और अगर एनायन मोनोएटॉमिक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होगा, ठीक है ना। तो आइए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम ये बात समझ जाएंगे। आई थिंक समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन तुम्हारा वही है, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। मान लो पहला, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जैसे मान लो मैंने आपको दिया, चौथा क्वेश्चन, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है।
ठीक है, आइए कर लेते हैं। पहले में केस में हाइड्राइड है, हाइड्राइड आपका मोनोटॉमिक एनायन है, तो लैटिस एनर्जी देखोगे, लैटिस एनर्जी ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। दूसरे में पोलराइजिंग पावर कैटायन की ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम। तो लिथियम प्लस की साइज सबसे छोटी है तो उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम। सिमिलरली सल्फेट भी पॉलीएटॉमिक है, हाइड्रोक्साइड भी पॉलीएटॉमिक है। अच्छा, अगला केस जैसे मान लो BeF2। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर यहाँ पे तो फ्लो F2 माइनस, नहीं नहीं, अरे वो F है ना बेटा, बेरिलियम पे +2, फ्लोराइड पे -1, तभी तो आप क्रिस क्रॉस ऑफ वैलेंसी करते हो बेटा, तब बनता है BeF2। मतलब फ्लोराइड कैसा है, मोनोटॉमिक ही है। तो क्या देखोगे, लैटिस एनर्जी देखोगी। मेरी बात समझ में आ रही है? और जबकि हाइड्रोक्साइड कैसा है, पॉलीएटॉमिक। आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस। एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे मान लो बेरिलियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, है ना? ये नाइट्राइड है बेटा, नाइट्राइड भी मोनोटॉमिक है। N2 क्यों आया है, बिकॉज ऑफ क्रिस क्रॉस ऑफ वैलेंसी से। मैं बार बार समझा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा आंख कान खोल के। तो क्या देखोगे, लैटिस एनर्जी देखोगे, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना? चलिए फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।